आयरन। आयरन के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। आयरन जिसका एटॉमिक नंबर 26 है और एटॉमिक मास 56 है। वैलेंसी +2 और +3 होता है, दोनों ही वैलेंसी होता है। ओर्स, ये जितने भी तुम यहाँ पे देख रहे हो, आयरन तो सबसे पहले कंबाइंड स्टेट में मिलता है। कंबाइंड स्टेट का मतलब ये हो गया कि आयरन जो है अर्थ क्रस्ट में जो है, जो धरती पे जो है वो ऐसा नहीं है कि फ्री स्टेट में मिलता है, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। और कंबाइंड स्टेट में जो है वो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, बहुत सारे मटेरियल के साथ टैग अप रहता है। उसको प्यूरीफाई करने के बाद जो है हमको आयरन एक्सट्रैक्ट होता है। यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ये सब आयरन ओर है, ठीक है। ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारा क्या होता है, मिनरल जो होता है, मिनरल बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ होता है जिसको हम लोग गेंग पार्टिकल्स कहते हैं, तो इसको हम लोग मिनरल कहते हैं। पिछले क्लासेस में ऑलरेडी देख चुके हैं। और जैसे ही हम लोग इस गेंग पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं तो हमको क्या बन जाता है, ओर बन जाता है। यानी अब इसके पास कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है। अब इस ओर पार्टिकल को फिर फर्दर प्रोसेस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जैसे ऑक्सीडेशन वगैरह कराते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेस ऑल्सो। ऑक्सीडेशन कराने के बाद फिर फर्दर रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराने के बाद हमको मेटल मिलता है। तो ये जो ओर तुम देख रहे हो ना, ये रिमूवल ऑफ द गैंग पार्टिकल्स है, यानी जो भी इम्प्योरिटीज है सब रिमूव हो गया। तो यहाँ पे तुम जितने भी देख रहे हो ये सब ओर बैठा हुआ है यहाँ पे, अपने ऑक्साइड फॉर्म में बैठा हुआ है, ठीक है, जिसमें से रिमूवल हो गया है सारे इम्प्योरिटीज़ को। तो ये सभी तुमको याद रहना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, स्पैथिक आयरन, आयरन पैराइट्स एंड लिमोनाइट, ये सब याद रहना चाहिए तुमको। आगे देखते हैं फॉर्म्स एंड यूजेस ऑफ द आयरन। ये सब कोई मिनरल नहीं है, ये फॉर्म्स है जो मार्केट में अवेलेबल है। आयरन किस फॉर्म में मार्केट में हमको अवेलेबल है, ठीक है। बेस्ड अपॉन द कार्बन कंटेंट द आयरन इज क्लासिफाइड इनटू द 3 सेगमेंट्स, कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है? कास्ट आयरन जो है, देखो ये कास्ट आयरन जो है ये मार्केट में अवेलेबल होता है इस नेम से, Fe250। ये टेक्निकल नेम है इसका, Fe250। तो होता क्या है कि जब हमारा आयरन मार्केट में आया था तो सबसे पहले हम लोग उतना ज़्यादा वेल नॉलेज नहीं थे, तो उस वक्त आयरन जो मार्केट में जो भी आता था वो इसी नाम से आता था, पहला चरण का प्रीमिटिव लेवल का आयरन ये आता था। अब इसमें क्या है कि इसका जो Fe250 हम लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो 250 तुम देख रहे हो, ये 250 ये होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि इस आयरन के पास शक्ति कितना है, 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का शक्ति है। इससे ज़्यादा ये शक्ति झेल नहीं पाएगा, टूट जाएगा। तो ये कास्ट आयरन जो है ना, जनरली हम लोग पहले के टाइम में, आज के टाइम में नहीं, घर बनाने के लिए यूज़ करते थे, यानी बार के फॉर्म में यूज़ करते थे इसको, ताकि सीमेंट वगैरह में ये अच्छा से बॉन्डिंग कर सके। लेकिन फिर देखा जाने लगा क्या कि ये जो कास्ट आयरन है, ये कास्ट आयरन जब घर बनाने में यूज़ करते थे तो उस वक्त कहीं पे अगर अर्थक्वेक आ गया, तो ये झेल नहीं पाता था, आराम से टूट जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि कास्ट आयरन जो है ना काफ़ी डक्टाइल नेचर का था। डक्टाइल तो था ही, लेकिन डक्टाइल के साथ साथ इसमें ब्रिटलनेस काफ़ी अच्छा था, यानी आराम से टूट जाता था। डक्टाइल का मतलब हो गया कि जो आराम से ना टूटे, जो फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करे, ठीक है। और ब्रिटलनेस का मतलब हो गया कि जो आराम से टूट जाए, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि आराम से ना टूटे। तो डक्टिलिटी तो था ही इसमें, ऑब्वियसली स्टील है, ये आयरन है, कार्बन कंटेंट है तो होगा ही। लेकिन जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे ब्रिटलनेस बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये दोनों चीज़ इसमें है, किसमें, कास्ट आयरन में डक्टाइल भी है, ब्रिटलनेस भी है, लेकिन इसमें इस आयरन में ब्रिटलनेस थोड़ा सा ज़्यादा था और डक्टिलिटी थोड़ा सा कम था, ठीक है। तो यानी कि थोड़ा सुपरमेसी किसका था, ब्रिटलनेस का था, और ब्रिटलनेस का सुपरमेसी था। इसका मतलब ये हुआ कि हल्का भी अर्थक्वेक आता था तो ये जो है ना टूट जाता था और स्ट्रक्चर जो था वो कोलैप्स कर जाता था। जब इंजीनियर्स वगैरह को पता चला, साइंटिस्ट वगैरह को पता चला कि जब ऐसा चीज़ हमको हो रहा है, तब इसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए कोशिश किया जाने लगा। तब इसके बाद मार्केट में आया Fe450 न्यूटन, मतलब 450 आ गया इस नेम से। अब 450 का मतलब तो तुम समझ ही रहे हो, 450 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये मार्केट में आया, इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ गया। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब ये हो गया कि डक्टिलिटी और इसका बढ़ा दिए तो ब्रिटलनेस कम हो गया। तो अब अचानक से ये टूट नहीं सकता है, सडनली कोलैप्स नहीं कर सकता है। टूटने से पहले ये तुमको अलर्ट करेगा, ठीक है। मार्केट में ये आने लगा, इसको दूसरे नाम से कहा जाने लगा, जैसे इसको कहा जाता था माइल्ड स्टील। ये जो तुम देख रहे हो ना कास्ट आयरन का दूसरा नाम एक और भी है। इसको अगर तुमको कोई बोले माइल्ड स्टील है तो तुम समझ लेना वो कास्ट आयरन की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि 3 नाम हो गया, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और Fe250।
इसका दो नाम हो गया। इसका एक नाम ये है Fe450 या फिर इसका एक और नाम है, चूँकि इसको प्रोसेस करके बनाया गया था ताकि ये अच्छा खासा कॉम्प्रेसिव पिस्टन को झेल सके, इसलिए इसका नाम दिया गया हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। इतना लंबा चौड़ा नाम दिया गया, HYSD बार। ठीक है। अब ये जो है आज भी हमारे घर में यूज होता है, Fe450 न्यूटन, ये वाला जो है ये तुम्हारे घर आज भी हम लोग के घर में यूज है। जो भी हम लोग देखते हैं ना छड़ वगैरह जो हमारे घर में लगता है, वो सब इतना कंप्रेसिव पिस्टन का होना ही होना है, इससे कम नहीं हो सकता, इतना तो होना ही होना है। तो हम ये सब चीज़ इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम ये चीज़ समझ सको कि कास्ट आयरन के पास ये शक्ति क्यों नहीं था। कास्ट आयरन के पास ये शक्ति इसलिए नहीं था क्योंकि कास्ट आयरन के पास कार्बन कंटेंट ज़्यादा था। जैसे जैसे हमारा कार्बन कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे तुम समझ लेना कि उसके अंदर में ब्रिटलनेस बढ़ रहा है, यानी कि वो फ्लेक्सिबिलिटी का साथ छोड़ रहा है और ब्रिटलनेस का साथ पकड़ रहा है, यानी अचानक से टूटने का शक्ति में घुस रहा है वो। कार्बन कंटेंट बढ़ने का मतलब ये हो गया, यानी कि ना कार्बन कंटेंट हम बहुत कम रख सकते हैं, ना कार्बन कंटेंट हम बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। हमको कार्बन कंटेंट इतना रखना है जिससे कि हम फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन कर सकें और स्ट्रेंथ को भी मेंटेन कर सकें और ब्रिटलनेस की तरफ ना जाए। वही चीज़ यहाँ पे किया गया। यहाँ पे जो माइल्ड स्टील था इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा था, एक्सेस था, 2% प्लस था, 2% प्लस था। यहाँ पे क्या करा जाने लगा, यहाँ पे यह हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार में यहाँ पे कार्बन कंटेंट को कर दिया गया 0.15 से लेके 1% तक कर दिया गया, जिससे कि हमको ब्रिटलनेस तो कम हो गया, डक्टिलिटी मेंटेन हो गया और इसको स्ट्रेंथ को और इंक्रीज़ कर दिया गया। तो इस तरीके से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि कार्बन कंटेंट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। कार्बन कंटेंट अगर हद से ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है और हद से कम हो गया तब भी दिक्कत है, यानी हमको बैलेंस में चाहिए कार्बन कंटेंट। उसी कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंग कार्बन कंटेंट का जो परसेंटेज है उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कास्ट आयरन, राउट आयरन और स्टील को डिवाइड किया गया है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि कार्बन कंटेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कास्ट आयरन जो है वो कैसे बना है। तो कास्ट आयरन जो है जितने भी आयरन के स्क्रैप होते हैं, पीक आयरन का मतलब होता है मोल्टेन आयरन। मोल्टेन आयरन का जो प्राइमरी लेवल का जो मोल्टेन आयरन होता है, जैसे ही लोहा वगैरह को रखें और उसको गर्म कर दिए तो एक मोल्टेन स्टेट में आता है। तो वो मोल्टेन स्टेट होता है जो कि रॉ मोल्टेन स्टेट होता है। रॉ मोल्टेन स्टेट का मतलब कि उसको कोई रिफाइनरी वगैरह नहीं किया गया है। उस पीक आयरन को मिक्स करते हैं सभी आयरन स्क्रैप में, यानी मोल्टेन आयरन को मिक्स करते हैं आयरन स्क्रैप में इन ऑर्डर टू मेक द और उसका क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, और फिर वापस से हीट करते हैं अप टू 1000 टू द 1100 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर पे मेंटेन करने के बाद कास्ट आयरन को कंटेन कर, सेकंड पॉइंट है इसको फिर है ना मोल्टिंग, इसको जो हमारा वो होता है क्या नाम है स्ट्रक्चर होता है, किस स्ट्रक्चर में हमको इसको कास्ट करना है उस स्ट्रक्चर में इसको क्या करते हैं मोल्ड करते हैं। यहाँ टेम्परेचर में करने के बाद इसको पावर करते हैं और पावर करने के बाद इसको कास्ट उसमें मोल्ड करते हैं। फिर इसका से कास्ट आयरन कंटेंस करता है 2% ऑफ द कार्बन, ऑलरेडी बता चुके हैं 2% कार्बन करता है या उससे ज़्यादा करता है। 2% कार्बन का मतलब क्या बहुत अच्छा खासा कंटेंट कर रहा है कार्बन को। एंड वेरियस इंप्योरिटीज़ लाइक द सिलिकन एंड द मैंगनीज, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है, तुम लोग को तो पता ही चल चुका है जो कि भी हम तुम लोग समझाया है कि इसमें कोई खास स्ट्रेंथ नहीं होता है, नो ग्रेट स्ट्रेंथ होता है। और ये भी बता चुके हैं कि इसमें कितना होता है 250 न्यूटन पर मिलीमीटर हो सकता है। तो नो ग्रेट स्ट्रेंथ के बाद यहाँ पे लिख देना डेट इज़ इट हैज़ compressive strength of 250 न्यूटन पर mm²। अब मार्केट में जब सिंस इसका कोई खास स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर इसका यूज़ तो घर बनाने में नहीं किया जाने लगा, तो फिर इसका यूज़ होने लगा कहाँ पे, जैसे कि हमारा कोई नल वगैरह हो गया, जो लोहा का नल होता है उसको बनाने में यूज़ हो गया, जो हमारा हैंडपम्प होता है उसको बनाने में यूज़ होने लगा, और जो लोहा का हमको यूज़ पड़ता है उनको बनाने में यूज़ होने लगा। फिर उसके बाद से तुम्हारा इसमें यूज़ होने लगा, मैग्नेट को बनाने में यूज़ होने लगा, परमानेंट मैग्नेट को। तो जहाँ पे ऐसा है कि हमको जहाँ पे स्ट्रक्चर को ज़्यादा लोड बियर ना करना पड़े उन चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ होने लगा इसका। घर वगैरह में तो क्या है कि ज़्यादा हमको लोड देना पड़ता है उसको, तो ऑब्वियसली वहाँ तो यूज़ नहीं हो सकता। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलिंग्स का मतलब ये हो गया कि जो रेलवे ट्रैक के बगल में या कहीं पे भी जो रेलिंग्स वगैरह होता है, जो हैंड पकड़
रेलिंग्स होता है, रेलिंग्स पे तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोड पड़ता नहीं है, वो तो सिर्फ प्रोटेक्शन होता है कि आप इस साइड नहीं आ सकें, इसलिए रेलिंग्स में यूज़ होने लगा, स्टोव्स में यूज़ होने लगा। गटर कवर होता है, रोड पे जो मैनहोल होता है, मैनहोल के जो लोहा बना रहता है कवर का, वो उस पर यूज़ होने लगा। ड्रेन पाइप्स में यूज़ होने लगा ETC। मतलब सीधा सा हिसाब है कि मतलब जहाँ पे ज़्यादा हमको लोड हैंडल ना करना पड़े वहाँ पे इसका यूज़ होने लगा। कास्ट आयरन जो है कंटेंट करता है हाई कंटेंट हाई कार्बन कंटेंट, यहाँ पे कार्बन छूट गया है, हाई कार्बन कंटेंट। हेंस इट इज़ हार्ड एंड ब्रिटल। ऑलरेडी इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, हार्ड और ब्रिटल क्यों है बता चुके हैं। ब्रिटल का मतलब होता है अचानक से टूट जाना, डक्टिलिटी का मतलब होता है जो अचानक से ना टूटे, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करे। और चूँकि ये आसानी से टूट जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको आसानी से हम लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते। जैसे ही तुम इसको वेल्डिंग करने लगोगे अचानक से सडन क्रैक आ जाएगा इसमें। ये जो राउट आयरन है ना, जो हम तुमको Fe450 के बारे में बताए हैं, ये राउटी आयरन का एक पार्ट है। तो ये कंटेंस करता है लो कार्बन कंटेंट। ऐसा नहीं है कि जीरो कार्बन कंटेंट है, कार्बन कंटेंट है लेकिन लो में है। विच मेक्स इट सॉफ्ट, डक्टाइल एंड फ्लेक्सिबल इज कॉल्ड द राउट आयरन, यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर गर्डर। जो और बताया वही सब चीज़ बारे में लिखा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तुम एक चीज़ और लिख सकते हो, इट इज़ हैविंग द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ, सेम लाइन लिख लेना, इट इज़ हैविंग हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 450 न्यूटन। या फिर ज़रूरी नहीं कि 450 ही रहे, आजकल तो और भी अच्छा से बनाने जाने लगा है, तो नए 550 न्यूटन या 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर यूज किया जाने लगा। लेकिन ये सब जो है ना, ये सब तुम देख रहे हो, ये सब जब तुम्हारा बड़ा बड़ा मॉल या फिर रैफ्ट स्ट्रक्चर जो बनता है, मैट स्ट्रक्चर, वहाँ पे जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना होता है, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। एक कॉमन पर्सन जो अपने घर बनाने के लिए इसको यूज़ करता है, क्योंकि उसको ऑब्वियसली ज़्यादा ऊंचा तो जाना नहीं होता है, तो इनको यूज़ नहीं करता है, इनको यूज़ करता है। लेकिन जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है तो वहाँ पे ये लोग यूज़ करते हैं। या फिर ऐसा जगह जहाँ पे हमको रेसिस्टेंस टू द अर्थक्वेक है, तो वहाँ पे हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं।